नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। कहते हैं कि भारत नदियों का देश है। नदियों के आसपास ही चाहे किसी भी सभ्यता की बात करें, वहां सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। मानव का विकास भी नदियों के आसपास ही हुआ। लेकिन इन नदियों की भूमिका और आगे क्या है? चाहे लंदन के टेम्स नदी की बात करें, चाहे नील नदी की बात करें, नदियों की एक अपनी पुरानी कहानी है। लेकिन इन नदियों के साथ परिवहन की क्या व्यवस्था है? अभी जल मार्ग प्राधिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में जो बीते काफी समय से प्रपोजल बन गए हैं, नियम बन गए हैं, नियमावली बन गई है, एक्ट बन गया है, उसको किस तरीके से जल मार्ग प्राधिकरण को उसका फंक्शनिंग क्या होगा, उसकी वर्किंग क्या होगी, किस तरीके से इस पे काम होगा। अभी 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के तहत राजधानी लखनऊ के एक बड़े से होटल में एक बहुत बड़ी मीटिंग मैराथन होने वाली है। पहली मीटिंग कहा जाए औपचारिक रूप से जब से जल मार्ग प्राधिकरण यहां पर बना हुआ उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इसमें इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेलीगेशन भी आएंगे, कुछ अंतरराज्यीय जो इसके एक्सपर्ट हैं, मैरीटाइम जो है उसके एरिया के, वो भी वहां पर आएंगे। जैसा कि बताया गया कि इस जल मार्ग प्राधिकरण का जो मौजूदा चेयरमैन है, पहले मुख्यमंत्री का नाम था, लेकिन अब इसको चेंज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो भी मौजूदा परिवहन मंत्री होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के तौर पर जो प्रदेश का परिवहन आयुक्त होगा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, वो सीईओ होंगे। सचिव उसके एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन वो होंगे। और जो जिलों की बात करें, अगर मंडल की बात करें, तो परिवहन विभाग के तहत 19 मंडल आते हैं जहां पर आरटीओ प्रशासन कार्यरत है। और ऐसे में 11 नदियों को चुना गया है इसके लिए, जल प्राधिकरण के लिए, जहां पर ये जल परिवहन या जल मार्ग प्राधिकरण के तहत जो है नावों का पंजीयन होगा, पंजीयन अधिकारी होंगे। तो ऐसे तकरीबन 11-12 आरटीओ प्रशासन भी, जिन संबंधित जगहों को चिन्हित किया गया वहां के लोग शामिल होंगे। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडिशनल लेवल के अधिकारी होंगे, कुछ सिंचाई विभाग के अधिकारी बताए जा रहे हैं। तो सब मिलाकर ये सब सारा जो तैयारी पूरी बहुत जोर शोर से परिवहन आयुक्त कार्यालय टेढ़ी कोठी पर चल रही है। परिवहन मंत्री लगातार, इसके पहले पटना में एक मीटिंग हुई थी जहां पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर गया था। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के मुंबई में एक समुद्री मैरीटाइम जो एक एग्जीबिशन था, वहां पर यहाँ पर जो है नवागत परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में, किंजल सिंह के नेतृत्व में काफी आरटीओ और एडिशनल और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गए थे। वहां पर उन लोगों ने उन चीजों का परीक्षण किया, वर्कशॉप अटेंड किया। सब मिलाकर ये सब कहानी अभी कागजी कार्रवाई है, ये दस्तावेज बना हुआ है। लेकिन जमीनी रूप से क्या होगा, क्या किसी मार्ग, किसी परिवहन व्यवस्था को लाने से पहले किन किन बातों को जानना जरूरी है? उत्तर प्रदेश में जल मार्ग परिवहन की क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं? किस तरीके से सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है? आप देख रहे हैं आकाश मार्ग का हाल यह है कि जिस तरीके से उसको प्राइवेटाइज किया गया, एकमात्र एयरलाइन जिसकी 60 से 70% हिस्सेदारी है, जब कोलैप्स होती है तो किस तरीके से व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। तो यह एक कहीं ना कहीं संकेत है। यह जो हवाई जो दिक्कतें इस समय हवाई मार्ग पर दिक्कत आ रही है, तो जल मार्ग में भी ऐसी दिक्कत आ सकती है भविष्य में 10-12 साल बाद जब ये जमीनी रूप से उतरेगा। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ इस समय हैं रोहित पांडे जी हैं। हम लोग कभी सहयोगी हैं, काम भी एक साथ किए हुए हैं। लेकिन रोहित को आज हम लोगों ने अपनी बातचीत के लिए इसलिए चुना है कि तकरीबन 4-5 सालों से मैरीटाइम जो समुद्री जल मार्ग है, जो रिपोर्टिंग है, ये कई जो है राज्यों में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, आसाम में, गोवा में और महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं और लगातार इस पर लिखते रहते हैं, डिबेट में हिस्सा लेते रहते हैं। तमाम नेवल के अधिकारियों से, तमाम रिटायर्ड ऑफिसर से इनके जो कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इनसे बातचीत के बाद क्या चीजें निकल कर आएंगी और इस जल मार्ग जो प्राधिकरण की जो पहली बैठक है, जो कहते हैं कि उस मंथन जो होगा
उस मंथन से क्या निकल कर आएगा, इन्हीं सब सवालों पे, इन्हीं सब बातों पे आज यहीं से बात करते हैं। रोहित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद बात करने के लिए हमारे खबरिया टॉप से। और रोहित जी, किस तरीके से आप क्या देखते हैं शॉर्ट में कि जो हमने अभी पूरी बातें एक मोटा मोटी अपने व्यूअर्स को बताई, क्या लग रहा है कि जल मार्ग की क्या संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से अभी तक, कहाँ तक आपको इसको अपडेट है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 2015 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग का एक मसौदा तैयार किया और संसद के दोनों सदन पास भी था 2016 में जी। और जब ये चीज हुई तो मतलब पूरी दुनिया चौंक गई कि मतलब भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है जलमार्ग को लेकर के। और आपने अपने इंट्रो में बात बताई कि जो सभ्यताओं का विकास हुआ नदियों किनारे हुआ है। और अगर हम देखते हैं तो कोई भी, चाहे वो देश हो चाहे वो शहर हो, सबसे अधिक विकसित वही हुआ है जो नदियों किनारे था। कलकत्ता को आप ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, ऐसे बहुत से हैं। तो जो जल परिवहन का जो बात है वो जो राष्ट्रीय जलमार्ग अगर हम बात करें तो हमारे जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें आई है। और लगभग जो नीति बनी और जो लोगों ने पाया कि लगभग पूरे देश में 14,500 किलोमीटर ऐसा एरिया है जहां हम जल परिवहन को कर सकते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी एक सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत ही अच्छी बात है। और जहां तक आपने पहले ही बताया कि वायु प्रदूषण, जाम, इन सब चीजों से निजात मिलेगी ही, साथ ही ये भी होगा कि कम खर्च में अधिक सामान हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि हमें वो करना जरूरी है। जैसे कि मान लो कोई भी जहाज अगर हम चला रहे हैं, उसकी क्षमता मान लीजिए 1000 टन है, 500 टन है, तो कम से कम वो जो नदी गहरान हो, कम से कम 1 से 2 मीटर, मतलब 1 मीटर से ऊपर तो हो ही, 45 मीटर लगभग चौड़ा हो, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा जो सुगम रास्ता हो कम से कम 50 किलोमीटर का हो। मतलब रोहित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि नदियों के जलमार्ग का भी एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सपोज करिए कि मान लीजिए हम लखनऊ की बात करें, हाँ, मान लीजिए हम लखनऊ से कोई नदी है जो लखनऊ से कार्गो लेके हम बाराबंकी पहुंचे, हमने देखा कि लखनऊ में जो डेप्थ था, जो गहरान थी, वो थी लगभग 1.5 मीटर, ठीक है। और 1.5 मीटर हमारी गहरान थी। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि जब हम बाराबंकी पहुंचते हैं तब वो 1 मीटर आ गया, 1 मीटर है, उससे भी कम आ गया। तो जो इसमें फिर क्या होता है, जो नदी, जो जहाज जो जलमार्ग में चलते हैं वो फ्लैट बॉटम टाइप के होते हैं। मतलब उनका जो डेप्थ होता है वो मान के चलिए आपकी वो 1 मीटर से भी कम थोड़े पानी में भी चल सकते हैं। लेकिन अगर अचानक से पानी का दबाव कम होता है तो उनका शेप दूसरी तरह से होता है। जो फ्लैट बॉटम शिप जहाज जो होते हैं उनका जो आकार वो दूसरी तरह का होता है, वो अन्य जो जहाज चलते हैं उस तरह नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए पानी कम हो गया तो क्या होगा, वो एक ग्राउंड शब्द होता है, बैठ जाना, मतलब जहाज वहां पे बैठ जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो इससे घटना हो सकती है। दूसरी बात, मान लीजिए अभी हमें एक तैयारी ये भी करनी होगी कि मान लो अगर इनकेस कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए अगर हम मोटरसाइकिल से या कार से यहाँ से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो मैकेनिक कहाँ मिलेगा हमको? तो उसके लिए हमें जो सब स्टेशन है वो हमारे कहाँ है, कितने बने हैं। दूसरा, हम ये क्या कर रहे हैं कि हम उनका हमने कितना चिन्हीकरण किया है कि हमारे जो शिप जिन रास्तों से जाएंगे उसका मैप क्या होगा। जैसे रोज एक सवाल और आ रहा है कि हमको जो विभागीय सूत्रों ने बताया कि जो 11 जलमार्ग यहाँ पर, अभी इसको जरा बताइएगा जरा। अभी आप इस पॉडकास्ट से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि कई ऐसी नदियां जहां पर अभी मतलब सदा नीरा नहीं है, वहां हमेशा जल नहीं होता, परिवहन मतलब, तो कैसे परिवहन होगा, किस तरीके से इसको, इस चैलेंज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि आप देखिए कि नदियों पे बांध बना करके उनको रोकने का काम किया गया, ठीक है ना, क्योंकि पहले से कोई हमारी नीति ऐसी नहीं थी कि हम इस तरह काम करेंगे। क्योंकि जब 2015 में मतलब ये नोटिफिकेशन, हाँ, सरकार आई और उसने जो है इस तरह का एक, गडकरी जी ने फिर इससे शुरू किया, इसको शुरू किया। मेरे टाइम वो उसके पोर्ट शिपिंग मिनिस्टर भी रहे। तो जब ये बात शुरू हुई तो फिर ये चीज चर्चा में आई कि आखिर में हम कैसे करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें तो कलकत्ता जैसे पश्चिम बंगाल है, असम है, असम में, आंध्रा में देखिए विशाखापट्टनम, हाँ, विशाखापट्टनम में है। सबसे बढ़िया काम इस समय असम में हो रहा है ब्रह्मपुत्रा को लेकर के। तो हमें ये देखना था कि मतलब किस तरह से हम काम करेंगे। तो जो नदियां हैं, चूंकि हम भी यूपी के रहने वाले अवध से ताल्लुक रखते हैं, तो जब भी हम अपने गांव जाते हैं तो हमें एक घाघरा नदी पार करते हैं जिसको सरयू का भी नाम दिया गया है। फिर हमारे यहाँ राप्ती नदी है। तो हमने क्या देखा है कि अगर मान लीजिए आप जैसे आप बाराबंकी पार करेंगे और जब घाघरा पुल पहुंचेंगे तो वहां को पानी कम दिखेगा, कहीं पानी है ही नहीं, कहीं पानी से नदी मुड़ गई है, नदी ने रास्ता मोड़ दिया है। तो अभी हमें बहुत सी चीजों को देखना है। इसका मतलब ये केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लेवल से चीजें नहीं, इसमें सिंचाई विभाग के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्यों क्या? नहीं, देखिए, एक होता है नेविगेशन, मतलब जो जल परिवहन का जो एक होता है, मतलब जो चलाए, नौकायान जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एक्सपर्ट ये बताएगा कि हम कौन सा रास्ता तय करें,
हमें मान लीजिए कि अगर मान लो ये भी तकनीकी हमारे पास होनी चाहिए, मान लो अगर पानी कम है तो हम किस तरह के कार्गो का हैंडल करें, किस तरह के जहाज हम रखें, ठीक है ना, वो कितने टन वो करें। और दूसरा ये भी मान लो अगर हम एक सपोज करिए कि हमें पता लग गया कि आगे पानी कम है और हम जा रहे हैं उधर, ठीक है ना, तो जैसे जो हम जो दूरी नापते हैं वो नॉटिकल माइल में नापते हैं, 1.86 किलोमीटर लगभग 1 किलोमीटर में, 1 नॉटिकल माइल में इतना किलोमीटर होता है। और जो जहाज की गति होती है 4 से 5 नॉटिकल माइल होता है, ठीक है। तो सपोज करिए कि मान लीजिए अगर हमें बाराबंकी में कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो हमने अपने एक कन्वर्सेशन के माध्यम से हमने क्या किया कि आगे बोल दिया कि हमारे शिप में इस तरह दिक्कत है, तुम दूसरा शिप वहां पे उपलब्ध करा दो। कारण क्या, कई बार होता क्या है कि जैसे मान लीजिए गंगा विलास क्रूज की अगर हम बात करें तो मुझे याद आ रहा है कि वो शायद बिहार में कहीं एक बार फंस गया, 2023 की बात है। तो परिवहन विभाग ने या फिर जो भी अथॉरिटी उसको देख रही उसका ये कहना था कि चूंकि हम किनारे पे शिप को नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम वहां से दूसरे शिप की व्यवस्था करके या छोटे नाव के माध्यम से लोगों को, यात्रियों को वहां पहुंचाए। तो वो एक अलग विषय है, वो उनका अपना, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन जो और चीजें आई थी, जो क्योंकि हम लोग पत्रकार सूत्रों में जो भी पता लगता रहता है कि कुछ कमी आई थी, शिप में कमी नहीं थी, जहाज में कमी नहीं आई थी, कमी थी हमारे उस रास्ते में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें उन जो रास्ते हमारे हैं उनको क्लियर करना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं, मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट पास हुआ है तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि कहाँ से रास्ता बनाना है, कहाँ पुल देना है, कहाँ उतारना है। एक सवाल ये भी है कि भाई अगर हम जलमार्ग और आकाश मार्ग की बात करें तो यहाँ तो कोई भी, जैसे कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, चांस कोई नहीं होता। रोड परिवहन पे तो एक बार चांस होता है, क्यों, क्या लग रहा है? अच्छा, जहां तक अभी बात आई है कि जो आरटीओ होंगे, जहां चाहे ये मार्ग या जल परिवहन ये इस तरीके का हो जाएगा, तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो है, मतलब पंजीयन अधिकारी, इसको जल टूरिज्म से भी जोड़ा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि केवल जल टूरिज्म के लेवल तक क्या ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट इस तरीके से उसका खर्च निकाल पाएगा, जब तक इसको गुड्स, पैसेंजर्स सबके साथ जोड़ा जाएगा? और अभी हम बात करें तो बिहार राजधानी पटना में भी हम लोग छठ पूजा में जाते रहते हैं, वहां पर हमारे रिश्तेदारियां हैं, कवरेज के लिए भी गया था, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो है हम लोग गए थे। तो वहां पर अभी देख रहे हैं कि गंगा का बहुत बड़ा वहां पार्ट है, सब कुछ है, बहुत बड़ा जल है वहां पर, आगे बंगाल है। तो जाहिर सी बात है वहां पर कार्गो वगैरह, क्रू वगैरह इस तरह से चलाने की थी, अभी अयोध्या में चलाने की बात हो रही थी, और देखा जाए बनारस में चली रहा, प्रयागराज में जहां भी जल वगैरह है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम धार्मिक दृष्टि देखें या फिर अगर ये है कि टूरिज्म की दृष्टि देखें, तो हो सकता है भविष्य में सरकार ये प्लान करे कि हम बनारस से लेकर अयोध्या तक, फिर अयोध्या से मान लीजिए या बनारस से प्रयागराज तक हम एक टूरिज्म का एक पार्ट बना देगा वो। लेकिन वहां पे क्या है ना कि वहां पे ये दूरियां कम है, मतलब ये दूरी कम है। मुझे लगता है कि 100 से 150 किलोमीटर का एरिया आता है, लेकिन वो शायद जलमार्ग से और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां वो एक अलग विषय है वो। लेकिन अगर हम कार्गो की बात करें, कार्गो हैंडलिंग की बात करें, तो हमें जो मेन एक तरह से अगर हमें समझे ना, फोकस जो करना होगा, जिससे हमें आय का अच्छे स्रोत आएंगे, वो हमारे कार्गो हैंडलिंग से ही आएंगे। मतलब वो विंग जो है, वो डिपार्टमें एक तरीके से सफेद हाथी ने साबित हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ये इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा ना। अगर हम प्लान नहीं बनाएंगे, कार्गो हम कैसे पहुंचाएं, कैसे लोगों तक हम इस चीज को रखें कि हम कार्गो किस तरह से। आपको बताएं कि जलमार्ग प्राधिकरण का जो नोटिफिकेशन रहा, अगर देखा जाए तो ये 2023 दिसंबर में बताया जा रहा है, और फरवरी में जो है इसकी नियमावली आ गई थी। तो ये पहली बैठक 9 दिसंबर यानी कल होने जा रही है राजधानी लखनऊ में, परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में, जो हमारे पास जानकारी आ रही है फिलहाल। तो सब मिलाकर ये सब चीजें जो करी जा रही है कि अभी तक कोई फंक्शनिंग, अभी कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, तो एक बड़ा जो है सेटअप तैयार किया जा रहा है। लेकिन आपने जो सही कहा कि जब तक इसको कार्गो शिप या इस तरीके की व्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, प्लस ये नदियों का जलमार्ग समुद्री जलमार्ग से कनेक्ट रहे, क्यों नहीं, वो उसको हम चूंकि वो अंतरराष्ट्रीय उसमें आ जाता है, तो उसके अलग मिशन है। जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र हमारा EEZ बोलते हैं, है ना, इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल जोन। वहां तक जो एक उसका क्राइटेरिया है, कितने नॉटिकल माइल तक वो है, वो अलग विषय हो गया। हम ये अंतर्देशीय जलमार्ग की बात में अभी हम कर रहे हैं। तो अंतर्देशीय जलमार्ग में जो है हमारा, इसके लिए हमें जो नियम कानून है, जैसे कि अभी मैंने बताया, एक चीज और है कि मान लो हमें शिप चलाना है, तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने? जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी ऐसा कुछ शुरू भी नहीं हो पाया यूपी में। वो आरटीओ को पंजीयन अधिकारी बने, लेकिन आरटीओ का ट्रेंड होना, अब आरटीओ का सड़क ट्रांसपोर्ट नहीं, फिर क्लास कैसे निश्चित करेंगे ना भाई? जैसे मान लीजिए कि हमें ये भी देखना होगा, मान लो कोई शिप जा रहा है, हमारा कार्गो जा रहा है, कुछ भी है उसमें, जैसे कि हम अगर बात करें, चूंकि मैं मैरीटाइम रिपोर्टिंग करता हूं, तो वहां पे PNI क्लब होता है। PNI क्लब क्या करता है, सारे शिप का, पैसेंजर का, क्रू का, सबका एक अलग तरह से उनका इंश्योरेंस होता है। यहाँ पे कौन करेगा, कौन सी संस्था नोडल बनाया गया है, कोई कौन इस चीज को कौन देखेगा। फिर उसके बाद में मान लीजिए अगर हम शिप को मैंने यहाँ रजिस्टर कराया यूपी में, ठीक है, वो हम लेके कलकत्ता जा रहे हैं, हमारा मान लीजिए हमारा 1 साल जब हम
पूरा, ऐसी हाँ। फेरी लगा रहे हैं तो हमारा 1 साल कलकत्ता पूरा पूरा हुआ। हो गया, हाँ। अब ऐसे में जो नियम है वो नियम ये है कि हमें उसी जहां हमारा जिस राज्य में हमारा सिर्फ रजिस्टर्ड है उसी राज्य में उसका फिर से रजिस्ट्रेशन सर्वे होना चाहिए, हाँ। है ना। तो हो सकता है हमको जो टीम है वो बोले कि नहीं आप कलकत्ता से लेके यहाँ तक आओ, तो फिर हमें ये देखना है कि हमें कार्गो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हमें वो टाइम देगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसपे भी काम करना बाकी है। और लेकिन मैं इस बात का ये धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने बड़ा अच्छा कदम ये उठाया है, लेकिन नियत अगर अच्छी रही और ये अगर अच्छे से चला लेंगे तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश का जो हमारे एक अर्थव्यवस्था जरूर मजबूत होगी, बहुत से लोगों को काम मिलेगा। और दूसरी एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ हम लाना चलाना, कार्गो को लाना ले जाना, इसके साथ साथ हमें एक चीज ये भी देखना होगा कि हमें उनकी मरम्मत कहाँ करेंगे, ड्राई डॉक कहाँ बनाएंगे, किस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉनिक बसों का चार्जिंग स्टेशन ना हो, चार्जिंग स्टेशन ना हो, हाँ, तो भी वो बड़ा एक चैलेंज है कि मान लीजिए हम लेके जा रहे हैं 50-100 जाएगा, फिर क्या करेंगे हम, सपोज के कोई दिक्कत हो गई तो फिर हम कहाँ वो करेंगे। तो इसके लिए जो एक जैसे कि जो कम से कम जो निर्धारित बनाया गया था उसमें जलमार्ग में वो था 50 किलोमीटर कम से कम। तो सरकार को एक चीज ये भी करना चाहिए कि कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा स्टेशन, सब स्टेशन कुछ हो जहां हम चीजों का अदला बदली कर सकें, थोड़ा बहुत रिपेयर कर सकें, ये सब चीजें हों। तो ये मुझे लगता है कि भविष्य में सब संभावना हो सकती है अगर नियत सही रहा, कुछ काम करने का अपना एक अलग वो रहा। लेकिन एक बात मैं और करूंगा कि इसमें ये चूंकि जो हमारे परिवहन के लोग हैं उनके साथ साथ इसमें जो नेविगेशन कर रहे हो, जो नौकायन कर रहे हो, जो इससे जुड़े लोग हैं उनको जरूरी है कि उनसे हम तालमेल बैठाएं, उसमें हम किसी को हायर करें कि कौन सा उसमें सलाहकार बनेगा, कौन रहेगा, उसकी क्या योग्यता होगी। क्योंकि समुद्र में के उसमें जहाज चलाना और जलमार्ग में दोनों बड़ा अंतर है। क्योंकि समुद्र मुझे पता है कि यहाँ 5 मीटर 20 मीटर हमें कोई देखना नहीं है कि हमारा शिप कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। वहां की जो प्रणाली है एक तरह से बहुत ही सुरक्षित और पूरा एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया गया है कि हम कैसे दिशा देखें क्या है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें नदियों की अगर हम बात करें तो हमें बहुत चीज देखना है। मान लीजिए इस समय जो मौसम चल रहा है, ठंड का महीना, धुंध कहीं मिल जाए हमको, हम शिप लेके जा रहे हैं अपना, है ना, और कहीं धुंध हो गया तो हम उसके लिए क्या बचाव करेंगे, ठीक है। उधर से कोई शिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या है, ये सारे मानक अभी में तय करने होंगे। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम की बात करें तो एक होता है नंबर, होता है IMO नंबर, होता है, हर जहाज का अपना होता है। तो हम जहाज का IMO नंबर हम लोग के पास एक ऐप होता है, वहां पे हम डालेंगे, पता लग जाएगा कि हमारे शिप की स्थिति क्या है अभी, है ना। तो एक ऐसा भी इनको कुछ एक करना चाहिए, मैकेनिज्म, हाँ, बनाना चाहिए, हो सकता है बनाए भी इसको लेकर के कि शिप का क्या नंबर है, क्या क्लासिफिकेशन रहेगा, है ना। तो वो सब चीज के लिए तो ये एक बेहतर भविष्य बनेगा जलमार्ग को लेकर के, अगर इस तरह का नियत ये बनाते हैं, करते हैं तो। सब मिलाकर रोहित पांडे जी की बातों से बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं कि, और एक मुझे लग रहा है कि वीडियो जारी होने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों को, परिवहन विभाग के मंत्री को, सूबे की सरकार को और इस पूरे जो है इस व्यवस्था जल मार्ग प्राधिकरण से जुड़े लोगों को काफी सारी जो है एक संकेत बिंदु मिलेंगे जिन पर वो काम कर सकते हैं। और जैसा कहा जाता है कि आपने कहा कि नहीं केवल जल पर्यटन तक इसको सीमित नहीं रखना है, जब तक इसको जल कार्गो या मार्ग उससे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं जैसे रेलवे अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ पर है, तो केवल यात्रियों के ढोने से नहीं उसका लाभ नहीं होने वाला, वो तो घाटे का सौदा है। जब तक वह गुड्स को जो है गुड्स ट्रेनें जब तक नहीं चलेंगी तब तक उसका खर्चा और पानी निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में सफेद हाथी न साबित हो कहीं जल मार्ग परिवहन प्राधिकरण जो भी यह व्यवस्था है। तो सब मिलाकर मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों से काफी सारे खुलासे हुए हैं और काफी सारी चीजें बातें स्पष्ट हुई हैं। तो सब मिलाकर अगले वीडियो में भी हम लोग इस पर बात करेंगे। और भी अभी देखते हैं कि पहली बैठक जो कहते हैं कि अब किसी युग में जो है राक्षसों ने और दोनों लोगों ने मंथन किया था, क्यों रोहित जी, तो उस मंथन से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो वो विष निकलेगा जब उस मंथन से, उस बैठक से कल होने वाले, तो उस विष को कैसे जो है उसको जो है अमृत में बदला जाएगा, उस विष को कौन पान करेगा और उस अमृत को किस तरह के सदुपयोग करेगा, उसमें कौन मंदाकिनी होगी, कौन कामनी होगी, ये सब देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल हमसे बातचीत, हाँ, फिलहाल अगले वीडियो में रोहित जी के साथ और कुछ ऐसे नई बातों से और इस बैठक के बाद जो चीजें निकली उसको जोड़ते हुए देखा जाएगा कि जल मार्ग प्राधिकरण की क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिलती है और धरातल पे क्या दिख रही है। फिलहाल खबरिया टॉप के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।